कलकत्ता से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दिल्ली दंगे के एक साल बीत चुके हैं और एक साल बाद कितनी तस्वीरें बदली हैं और वो लोग जेल के सलाखों के पीछे हैं या नहीं जिनकी वजह से ये दंगा भड़काया गया और किस तरीके से दिल्ली पुलिस की कार्रवाई हो रही है। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब मौजूद हैं और मैं जानना चाहूंगा से कि दिल्ली दंगे के एक साल बीत चुके हैं। एक साल से जो कार्रवाई हो रही है, कभी किसी तंजीम को पकड़ लिया जाता है कि इनका दिल्ली दंगे से हाथ जुड़ा हुआ था, कभी छात्रों को उठा लिया जाता है कि ये दिल्ली दंगे से जुड़े हुए थे। किस तरीके से देखते हैं दिल्ली दंगे पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई और रवैया दिल्ली सरकार का और केंद्र सरकार का? देखिए, दिल्ली दंगे जो कि बेसिकली 23, 24 और 25 फरवरी को हुए थे। बाद में भी एक दो दिन होते रहे, लेकिन असल जो ये 3 दिन हुए थे, ये इनकी जो है पूरी एक तैयारी की गई थी। बाहर से लोग लाए गए थे, सामान लाए गए थे, हथियार लाए गए थे। कुछ लोग जो है बागपत से, लोनी से, कुछ दिल्ली के अंदर से भी लाए गए थे, भी हमको इत्तला है इस बात की। लेकिन अभी चूंकि हम कमीशन में नहीं है, इसलिए हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये चीजें ऐसी हैं जो कि ऐसे आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। ये कोई भी स्टेट हो, चाहे वो आरएसएस की हो, उसको भी चाहिए कि वो कानून पर चले। इसलिए कानून के बगैर कोई सोसाइटी चलती नहीं है। फिर गुंडागर्दी शुरू हो जाती है। वो गुंडागर्दी जो आज दूसरों के खिलाफ है, कल आपके खिलाफ भी होगी। ये ऐसे ही होता है। गुंडा जो है एक दिन आपके खिलाफ भी आता है। तो जो असल में ये बता दूं उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है कि जो पूरे मुल्क में 3 साढ़े 3 महीने से जो मुजाहरे हो रहे थे एनआरसी और आरसी इसके खिलाफ, जो है जो शहरियत बिल था उसके खिलाफ हो रहे थे, इसको जो है ये किसी तरह से तोड़ नहीं पा रहे थे। जामिया में भी इन्होंने कोशिश की, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इन्होंने कोशिश की, शाहीन बाग जो दिल्ली में है उसकी में कोशिश की, और जगहों पे बड़ी कोशिश की। पुलिस को इस्तेमाल किया, गुंडों को इस्तेमाल किया। जामिया में जो है इन्होंने गुंडे भेजे जो कि पिस्तौल लहराते हुए आए, उन्होंने गोली भी मारी। उन्होंने शाहीन बाग में भी इन्होंने किया, तो वो कर नहीं पाए। तो उसके बाद इन्होंने सोचा कि हम खुद जो है इन्होंने अपने हाथ में लिया। और बल्कि ये बात तो कमिल मिश्रा ने वहां के जो डीसीपी उसके साथ खड़े होकर के ये कहा कि जो है अगर ये पुलिस नहीं कर पाएगी तो हम करेंगे। और ये भी कह दिया कि हम ट्रम्प के जो है यहाँ से जाने का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए कि 23 तारीख की रात को, उसी वक्त जब ये बोल रहा था, ट्रम्प जो है आगरा से दिल्ली पहुंच रहे थे और अगले एक दिन जो है यहाँ पर रहने वाले थे। पहले आ चुके थे वो, लेकिन और जगहों से गुजरते हुए वो 23 तारीख को रात। लेकिन उस आदमी को इतना बेसब्रा था कि उसको जो है उसने इंतजार नहीं किया। और उसी उसी दिन जो है 23 को, जबकि अमेरिका का प्रेसिडेंट यहाँ पे आया था, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट, चाहे वो बाइडेन हो, चाहे वो ट्रम्प हो, चाहे ओबामा हो, दुनिया का सबसे अहम जो है एक सदर माना जाता है। इसलिए कि अमेरिका सबसे बड़ी ताकत है, फौजी तौर से भी, माली तरीके से भी, और पूरा उसका एक दबदबा है। तो ऐसा जब सदर जब आता है कहीं पर भी, किसी भी मुल्क में जाता है, तो पूरी एक फौज उसके साथ साथियों की भी आती है। यानी हर किस्म के, चाहे वो टीवी के जर्नलिस्ट हों या रेडियो के हों या प्रिंट मीडिया के हों, सब लोग आते हैं। तो उनके साथ साथ भी कई सौ लोग जो है। और उसके अलावा खुद दिल्ली में हमारे पास, चूंकि इंडिया भी एक बड़ा मुल्क है, यहाँ पर भी सैकड़ों जो है गैर मुल्की जर्नलिस्ट यहाँ रहते हैं, यहाँ पे हर वक्त रहते हैं, और दूसरे लोग भी आए थे। तो उस इंसान ने, ये कपिल मिश्रा और उसके पीछे जो भी लोग हैं, इन लोगों ने जो है इस बात की जो है इतनी बेसब्री थी कि उनको सबक सिखाओ। इन्होंने उसी वक्त शुरू कर दिया जबकि ट्रम्प यहाँ मौजूद था। यानी ये बहुत बड़ी एक तरह से मैं समझता हूँ गद्दारी है। मुल्क की जो छवि है, मुल्क के जो जो अच्छा जो एक इमेज है, उसको दुनिया भर में खराब करना जो है, ये एक गद्दारी होनी चाहिए इसको। इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। तो उन्होंने उस वक्त किया। और वो सारे जर्नलिस्ट जो सैकड़ों जो थे, जो कि ट्रम्प साहब को कवर करने के लिए आए थे, वो भाग करके फौरन नॉर्थ ईस्ट पहुंचे और वहां से जो है उन्होंने रिले करना शुरू किया। और आज के जमाने में तो ऐसा हो गया है कि आप कुछ रोक नहीं सकते। आज तो वहीं बैठा बैठा जो है अपने मोबाइल के जरिए, अपने जो है सैटेलाइट के जरिए वो खट से जो है वायरल भेजता है और रियल टाइम में भेजता है। तो ये दुनिया भर में ये पड़ा और बड़ा इससे मुल्क को बड़ा नुकसान हुआ। मुल्क की जो इमेज है उसको बड़ा नुकसान हुआ है। और ये
इसी बुनियाद पर ही जो है कपिल मिश्रा और उसके पीछे जो लोग हैं, इन लोगों को जेल भेजना चाहिए कि तुमने मुल्क को बहुत बदनाम किया तुमने। तो ये जो है इन्होंने शुरू किया सिर्फ इसलिए कि ये दंगे जो है, पहले जो दंगे होते थे उनकी और वजह होती थी, दंगे और भी जो होते हैं उनके और वजूहत होती हैं बहुत सी है। लेकिन ये दंगा खास तरीके से ये जो मुजाहरे हो रहे थे इनको तोड़ने के लिए हुआ था, इसलिए हुआ था ये। क्योंकि सर जैसे कि तो कपिल मिश्रा नहीं तो इजाफा इसमें कर लूं, इन्होंने उसको किया और उस वक्त जो है पुलिस का जो रवैया था, ये चूंकि मैं कमीशन में था और हमको इत्तलात मिल रही थी, हम खुद भी वहां गए थे, तो हमको ये अंदाजा हुआ कि उस वक्त पुलिस के पास जो है मैं समझता हूँ कोई बहुत ही वाज़ेह ऑर्डर नहीं आया हुआ था। तो उसमें कुछ पुलिस वाले थे जिन्होंने दंगाइयों का साथ दिया, कुछ पुलिस वाले थे जिन्होंने बचाया जो बेचारे मजलूमीन थे, और कुछ पुलिस वाले ऐसे भी थे जिन्होंने जो खड़े रहे कि भाई हमको ऑर्डर नहीं है। तीनों तरह का जो है वहां पर समझ में आया, में आया। लेकिन जैसे ही फसाद खत्म हुआ, वहां पर जो है पूरी प्लानिंग के साथ, बहरहाल हुकूमत तो होनी की है, वो जो है उन्होंने एक प्लानिंग बनाई कि ये जो मजलूमीन है, ये जो जिनके घर जलाए गए हैं, जो कत्ल हुए हैं, जो जख्मी हुए हैं, जिनकी मस्जिदें जलाई गई हैं, जिनके दरगाहें जलाई गई हैं, इन्हीं पर इल्जाम ठोक दो और उनको पकड़ना शुरू करो। तो उसको फौरन बाद ही शुरू हुआ है, उसके चंद दिन के अंदर ये चीज, जो कि कमीशन में होते हुए हमको मुस्तकिल रोजाना वहां से इत्तला मिल रही थी और हम कमीशन में एक्शन भी ले रहे थे। ये सब हमारी जो है, हमारी जो एनुअल रिपोर्ट, वो जो राइट पर रिपोर्ट है, उसके अलावा जो हमारी सालाना रिपोर्ट है उसके अंदर जो है 60-70 पेज इसी के ऊपर है। हम क्या कर रहे थे, हम उसी दिन से कि वहां पर जो पुलिस वाले पहुंचते थे उन इलाकों में जहाँ पे लोग अभी लुटे हैं, अभी जो जिनके घर जलाए गए हैं, और जो भी नौजवान उनको मिलता था, नहीं मुस्लिम नौजवान, उनको पकड़ के ले जाते थे। इस तरह से उन्होंने, यानी चंद दिनों के अंदर, मैं समझता हूँ मुश्किल से हफ्ता हुआ होगा, कि 1400-1500 नौजवानों को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ थानों में ले गए। वहां उनकी पिटाई के मानो और किसी और को इम्प्लीकेट करो, बताओ कौन कर रहा था, नहीं तो तुमको ही फंसा देंगे, ये सब शुरू हुआ। उसके खिलाफ भी हमने एक्शन लिया, हालांकि उस पर अमल नहीं हुआ, इसलिए कि बहरहाल जब ऊपर से उनको ऑर्डर आएगा तो उस पर अमल कैसे होगा उस पर। लेकिन ये एक हकीकत है कि उस पूरे यानी कहानी को बदलने की फौरन फसाद इधर खत्म हुआ और पूरी ये कहानी शुरू हुई कि पुलिस वाले जो है एक नया जो है एक नैरेटिव, एक नई कहानी पेश करें, जिसमें कि मजलूम जो खुद है 80% जो है मजलूम, 90% जो मजलूम है, इसका घर जलाया गया है, जिसके ऊपर ब्लास्ट किया गया है, पूरी पूरी जो है पूरे वीडियो भी मौजूद है, फोटो भी मौजूद है, और मैंने तो अपनी आंख से भी देखा है। तो अब इन्हीं लोगों पर इल्जाम हो गया कि तुम ही ने किया था, तुम ही नहीं किया था। ये गलत है, ये जुल्म है। इस जुल्म का नतीजा बड़ा खराब होता है किसी भी सोसाइटी में, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे वो फलस्तीन हो, चाहे जो अमेरिका हो, कहीं पर भी अगर आप जुल्म करेंगे इस तरह से बड़े पैमाने पर, तो उसका नतीजा खराब नजर आता है। सोसाइटी के अंदर लोगों में गुस्सा होता है, वो गुस्सा फिर फूटता है। तो ये शुरू हुआ और ये चीज चल जा रही है। अब उन्होंने उसके बाद जो कोर्टों में जाकर के बोलना शुरू किया, वो झूठ बोलना शुरू, यहाँ तक के कोर्ट में जजों ने उनको डांटा कि क्या तुम बकवास कर रहे हो, क्या तुम उधर नहीं देखते, तुमको यही नजर आता है। एक जज ने, हाई कोर्ट की जज ने ये बात जो है उनको बहुत साफ साफ कह दी, तो उसको उसी दिन निकाल दिया गया, अगले दिन फिर आया नहीं वो कोर्ट में। उसके अलावा अभी हमने चंद दिन पहले देखा है, ये चीजें छपी हुई हैं, न्यूज में आ रही हैं कि साहब ये जो है ना, जज ने जो है ना 3 मुस्लिम बच्चों को छोड़ दिया, कहा कि ये इनको ऊपर इल्जाम था, उन्होंने ही मुस्लिम बच्चों को मारा है। मतलब मुसलमानों ने ही मुसलमानों को मारा, ये उन पर इल्जाम लगा हुआ था। तो जज को ये बात यकीन नहीं आया उनका कि ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। और जबकि हिंदू उस इलाके कह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं इन्होंने हमारी जान बचाई। अब वो मुसलमान बच्चा जो है वो हिंदू की तो जान बचा रहा है और मुसलमान को कत्ल कर रहा है, मतलब ये कुछ दिमाग में आने वाली बात नहीं है। लेकिन पुलिस ऐसी कहानी बना रही है, ऐसे लोगों को फंसा रही है, उसको मार के, पीट के, डरा करके कि अगर तू नहीं मेरी बात बोलेगा तो सब लोग फंसा देंगे हम, जो उनका तरीका होता है। तो ये तरीका चल रहा है और इसमें कोई कमी नहीं आई है। और अफसोस ये है कि अभी चंद दिन पहले जो है कपिल मिश्रा फिर सामने आया है और कह रहा है कि दोबारा जो है ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो हम दोबारा करेंगे। मतलब बड़ी जो है धड़ल्ले के साथ कहा जा रहा है कि कानून वानून की धज्जी हमने उड़ा दी, हमने दस्तूर की धज्जी उड़ा दी, हमने, हम पुलिस को कुछ नहीं समझते हैं, हम ही ताकत है। तो ये जो चीज है ये किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसलिए कि ऐसे लोग गुंडे होते हैं, और गुंडे जो है ना, आज अगर आपके लिए काम कर रहे हैं तो कल आपके ऊपर भी जो है उनकी वो अपना जो है बंदूक तानेंगे और सोसाइटी को बदनाम भी करेंगे और सोसाइटी को तबाह भी करेंगे। सर मैं जैसे कि कपिल
मिश्रा का ज़िक्र किया आपने कि उसने फिर से बयान दिया। मैं लगातार देख रहा हूँ कि दिल्ली दंगे के 1 साल तक कपिल मिश्रा किसी टेलीविज़न पर नज़र नहीं आए और अब दिल्ली दंगे के 1 साल बीत जाने के बाद लगातार तमाम चैनलों को बाइट देते हुए, तमाम चैनलों से 1-1 घंटे का पूरा एपिसोड करते हुए कपिल मिश्रा नज़र आ रहे हैं, जिसमें एक बयान उनका सामने आया जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि आपने जो किया, क्या आप उस पर शर्मिंदा हैं? तो उन्होंने कहा अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा करूँगा। और दूसरा जब उनसे पूछा गया कि आप सिर्फ़ एक पक्ष के लोगों के नाम बता रहे हैं, 53 लोग मरे हैं, 53 में से 40 मुसलमान हैं, आप मुसलमानों की बात क्यों नहीं कर रहे? तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि मुसलमानों की बात करने के लिए वक्फ बोर्ड बना हुआ है और दिल्ली दंगे में वक्फ बोर्ड ने जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमानों की मदद की है। आप भी उस दौरान पद पर थे, तो क्या जो ये एक झूठ परोसने का काम कपिल मिश्रा द्वारा किया जा रहा है कि पीड़ित को पीड़ित की नज़र से देखा या पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया है, जो आरोप अब कपिल मिश्रा लगा रहे हैं? देखिए, जो कपिल मिश्रा है वो बिल्कुल झूठ बोलता है और उसको तो सच बोलने की उसको आदत ही नहीं है, झूठ ही बोलता है सिर्फ वो। जो ये बात कर रहा है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कुछ भी नहीं किया। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने तो ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ पर जो मुस्तफ़ाबाद जो ईदगाह के अंदर जो कुछ इंतज़ाम हुआ था उसमें कुछ उसने मदद की थी, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन उसके आगे कुछ भी नहीं किया इसलिए कि उसके पास पैसे भी नहीं हैं। और ये भी एक बड़े अफ़सोस की बात है कि हमारे औकाफ जो है जिस पे हुकूमत जिस पे काबिज़ है, बड़ी-बड़ी जो है इसमें मॉल बने हुए हैं, गवर्नमेंट के अफ़सर ऑफ़िस बने हुए हैं, क्या-क्या बना हुआ है, उसकी अगर हमको सिर्फ़ उसका किराया मिलता, तो वक्फ बोर्ड जो है हिंदुस्तान का सबसे मालदार जो है ना बोर्ड होता। आज भी जो है ये सूरत-ए-हाल है, लेकिन उनको नहीं मिलता है। उनको कुछ खैरात मिल जाती है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जो कुछ किया उन्होंने ये सरकार ने दिल्ली सरकार ने किया, जो यानी उनकी ज़िम्मेदारी थी इसलिए कि वो अपने शहरियों को बचा नहीं पाए। जब बचा नहीं पाए, तो जो कुछ मर गया है उसे उसे कुछ इमदाद दे दी, जो ज़ख्मी हुआ उसे कुछ इमदाद दे दी, जिसका घर जो है तबाह हो गया उसको इमदाद दी। लेकिन वो इमदाद काफ़ी नहीं थी। शुरू में तो और भी कम थी, फिर हमने कमीशन की तरफ से लेटर भेजा केजरीवाल साहब को ये बहुत ही कम है, तो 2 दिन के बाद उन्होंने उसको बढ़ा दिया उसको, लेकिन उसके बावजूद भी कम है और इसी वजह से ये सारे जो जो वहाँ पे जो काम हुआ है, मरम्मत का काम हुआ है, ये सब हुआ है मस्जिदों का और घरों का, वो मुसलमानों ने किया है, हमारी तंज़ीमों ने किया है। हमारी तंज़ीमें दिल्ली की हैं, दिल्ली के बाहर की हैं, साउथ की हैं, केरला की हैं, तमिलनाडु की हैं, गुजरात की हैं, इन सब लोगों ने आके बेचारों ने उसको किया है। मतलब तबाही तो आप मचाएं और हम आकर के हमारे पास हालांकि वसाइल कम है मुसलमानों के पास वसाइल कहाँ ज्यादा है लेकिन उसके बावजूद भी मैं मुसलमान कौम को सलाम करता हूँ कि वो सामने आई और करोड़ों रुपए खर्च करके आज जो है मस्जिदें दोबारा काम कर रही हैं, घर दोबारा काम कर रहे हैं, दुकानें जो दोबारा काम कर रही हैं सरकार के पैसे से नहीं। सरकार ने अगर किसी को 50,000 और 1 लाख 2 लाख दे दिया उससे थोड़ी बिजनेस कायम होता है। उससे लोगों ने आकर के यहाँ पे पूरा सामान दिया, पूरे जो है किसी के जो है रिक्शा, किसी की गाड़ी, किसी की क्या, वो उसको वापस की, दुकानों में सामान भरवाया, मकान ठीक करवाया, मस्जिदें ठीक करवाई। तो ये हमारी कौम ने किया है और उसके लिए हम जो है उनको सलाम करते हैं। लेकिन ये काम सरकार का था, सरकार ने नहीं किया, वक्फ बोर्ड ने तो कतई नहीं किया। अगर ईदगाह के अंदर उन्होंने जो है कुछ ज़रा-सा इंतज़ाम कर दिया है, वो भी कुछ दिनों के लिए, वो तो कोरोना के आते ही वो भी खत्म कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया उसको। उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया और अगर करें भी तो कोई अफ़सोस की बात नहीं है, इसलिए कि वक्फ बोर्ड जो है दरहकीकत उसका अमीन है। यानी वो जो हमारे वो हमारे जो वक्फ हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली के बाहर, वो इतनी ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा वक्फ वो मुसलमानों ने किया है। किस लिए किया है? बेवा के लिए किया है, गरीब के लिए किया है, तालीम के लिए किया है, किसी मस्जिद के लिए किया है, किसी दरगाह के लिए किया है। ये हमारा और आज जो है उस पर जो है दूसरे लोग काबिज़ हैं, ख़ास तरीके से गवर्नमेंट काबिज़ है, तो कम से कम वो हमको किराया तो दे उसका। वापस नहीं कर रही है, किराया तो दे सही तरीके से। वो किराया जो है इतना ज़्यादा होगा कि हमारी जो है कौम की हालत बदल जाएगी। तो अगर जो है उस किराए के बदले वो ज़रा-सा खैरात हमको दे देते हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला।